हमारे भारत के मंदिर सिर्फ भक्ति के केंद्र नहीं थे, वे ज्ञान, तकनीक और ब्रह्मांड के रहस्यों का जीवंत प्रमाण थे। हर मंदिर में एक छुपी हुई कहानी है, एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसी प्लानिंग जो न सिर्फ आध्यात्मिक बल को जगाता था, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों के सही उपयोग से मानव शरीर और मन को भी हील करता था। आज के आधुनिक आर्किटेक्चर और विज्ञान भी जहां हाथ खड़े कर देते हैं, वहां भारत के 1000 साल पुराने मंदिर आज भी समय से परे खड़े हैं, बिना किसी दरार, बिना किसी सीमेंट, बिना किसी आधुनिक उपकरण के। सवाल यह है, यह सब कैसे संभव हुआ? आइए इस 2 घंटे की यात्रा में इन छुपे राज का सच जाने। भारतीय सभ्यता में मंदिर का अर्थ केवल भगवान का स्थान नहीं, बल्कि एक यंत्र था। एक ऐसा यंत्र जो धरती, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच एक संतुलन बनाता था। वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र और आगम शास्त्र, ये 3 ऐसे प्राचीन ग्रंथ थे जिनमें मंदिर निर्माण की हर एक छोटी बात लिखी गई है। हर मंदिर का प्रवेश द्वार विशिष्ट दिशा में होता था, ज्यादातर पूर्व मुखी, ताकि प्रभात की पहली रोशनी मूर्ति पर पड़े। हर मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक तत्वों का समावेश होता था, जल टैंक या तालाब, अग्नि दीपस्तंभ, वायु खुली जगह, धरती पत्थर का चबूतरा, आकाश गर्भगृह के ऊपर खुली छत। एक दिलचस्प बात यह भी थी कि हर मंदिर एक विशिष्ट आवृत्ति के लिए ट्यून होता था, जैसे संगीत वाद्य यंत्र। जब शंख बजता, घंटी बजती, तो वह कंपन पूरे मंदिर में गूंजता था, और जो लोग उस कंपन में खड़े होते, उनके शरीर पर भी उसका असर होता। यह कोई अंधभक्ति नहीं थी, यह एक साउंड थेरेपी थी, जो बिना दवा के हीलिंग करती थी। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर चोल वंश का एक महान उदाहरण है, जिसे राजा राजा चोल ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। सबसे पहली बात, यह मंदिर पूरे का पूरा ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट, जो एक बहुत कठोर चट्टान है, न केवल उसे काटना मुश्किल है, बल्कि उसे परिवहन करना भी असंभव लगता है बिना आधुनिक क्रेन के। मंदिर के शीर्ष पर स्थित है एक एकल 80,000 टन ग्रेनाइट ब्लॉक। इतना भारी पत्थर 200 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर कैसे उठाया गया? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि एक 6 किमी लंबी झुकी हुई रैंप बनाई गई थी, जिसमें हाथियों का उपयोग करके ब्लॉक को खींचकर शीर्ष तक ले जाया गया। लेकिन समस्या यह है, इतना स्थिर रैंप बनाना, उस समय के उपकरणों से सटीक संरेखण के साथ ये सब करना, लगभग अमानवीय है। आज भी इंजीनियरों के लिए यह एक अनसुलझी पहेली है। बृहदेश्वर का विमान आज भी किसी भूकंप से हिला नहीं। इसका कंपन प्रतिरोध तकनीक आधुनिक इमारतों के लिए भी एक प्रेरणा हो सकता है। खजुराहो मंदिर, जिन्हें लोग अक्सर उनके कामुक नक्काशी के लिए याद रखते हैं, असल में एक बहुत बड़ा ऊर्जा केंद्र थे। यहाँ पर शास्त्र के अनुरूप स्थापित मूर्तियाँ और ज्यामिति इस तरह से संरेखित थी कि मंदिर के अंदर खड़े होने पर एक प्राकृतिक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती थी। जब आप मंत्र जप करते हैं या संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वह ध्वनि दीवारों से टकराकर एक लूप बनाती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में नाद ब्रह्म कहा गया है। ध्वनि दिव्य है। कई शोधकर्ताओं ने बताया है कि खजुराहो के कुछ मंदिरों में हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट किया गया है, बिना किसी आधुनिक जनरेटर के। यह अल्ट्रासाउंड किसी अदृश्य स्रोत से आ रहा है। क्या यह प्राकृतिक ऊर्जा हर मंदिर के डिजाइन का हिस्सा था? क्या हमारे पूर्वज ध्वनि तरंगों के इस्तेमाल से हीलिंग, ध्यान और यहाँ तक कि संचार करते थे? कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। यह मंदिर एक विशाल रथ की फॉर्म में बना है, जिसमें 24 पहिए हैं और 7 घोड़े, जो सूर्य देव की प्रतीकात्मक यात्रा को दिखाता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि हर पहिया एक धूप घड़ी है, जिसकी छाया से सटीक समय की गणना की जा सकती है, न केवल घंटे बल्कि मिनट तक। मंदिर की वास्तुकला इस तरह बनाई गई थी कि सुबह से शाम तक सूर्य की रोशनी सीधे मूर्ति पर पड़ती थी, जो संक्रांति और विषु जैसे खगोलीय क्षणों को चिह्नित करती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर एक वेधशाला भी था, जहां ग्रहों की स्थिति और सौर चक्रों की गणना होती थी, बिना दूरबीन के, बिना कैलकुलेटर के। एलोरा के गुफा संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर को रॉक कट आर्किटेक्चर का ताजमहल भी कहा जाता है। पूरा मंदिर एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे तक काटा गया है, बिना किसी मानवीय त्रुटि के। न नींव, न संरचना विभाजित, सब कुछ एक ही विशाल चट्टान में से निकाला गया है।
इतना सटीक टॉप डाउन उत्खनन करना बिना ब्लूप्रिंट के, बिना लेजर के, लगभग गणितीय चमत्कार है। अनुमान कहते हैं कि इसे बनाने में 4 लाख टन पत्थर निकालना पड़ा, लेकिन यह काम सिर्फ 18 सालों में पूरा हुआ, वो भी बिना डायनामाइट के। कैसे? कौन से टूल्स उपयोग किए गए? आज के पुरातत्वविद भी भ्रमित हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि यह शायद किसी खोई हुई तकनीक का परिणाम था जो हमारे पास अब नहीं है। आपने कभी सोचा है, मंदिर में जाते ही एक अलग सी शांति और ऊर्जा क्यों महसूस होती है? यह कोई भावना नहीं, यह एक चुंबकीय इंजीनियरिंग है। हर गर्भगृह के नीचे प्राचीन समय में एक चुंबक या एक विशेष धातु रखा जाता था। यह चुंबक धरती के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता था। जब कोई व्यक्ति मंदिर में नंगे पैर जाता, तो वह ऊर्जा उनके शरीर में सीधे स्थानांतरित होती थी। दबाव बिंदुओं और चक्रों को सक्रिय करना। गर्भगृह का गुंबद इस तरह होता था कि वह ध्वनि और ऊर्जा को गूंज करे, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक प्रतिध्वनि कक्ष बन जाता था। यह डिजाइन किसी एक वास्तुकार का नहीं, यह हजारों वर्षों के खगोलीय और भूवैज्ञानिक अवलोकनों का परिणाम था। विठला मंदिर हम्पी में स्थित है। एक अद्भुत घटना, म्यूजिकल पिलर्स। जब आप इन पिलर्स को हल्के से टैप करते हैं, तो हर एक पिलर एक अलग म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस करता है। सारे गा मा पा धा नी। ये पिलर स्टोन के बने हुए हैं, खोखले नहीं हैं, लेकिन फिर भी रेसोनेंस प्रोड्यूस करते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरों ने एक बार जिज्ञासा में एक खंभा काट दिया, लेकिन अंदर कुछ भी खास नहीं मिला। उन्हें समझ नहीं आया कि ठोस पत्थर में से ध्वनि कैसे निकलती है। क्या इसमें कोई परमाणु स्तर पर क्रिस्टल संरेखण किया गया था, या कोई खोई हुई ध्वनिक तकनीक उपयोग हुई थी? वैमानिक शास्त्र एक प्राचीन पाठ जो भारद्वाज द्वारा लिखा गया था। इसमें 25 से ज़्यादा प्रकार के विमानों का वर्णन मिलता है। ये विमान सिर्फ हवा में नहीं, अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकते थे। ऐसे डिटेल्स दिए गए हैं जैसे मरकरी इंजन, जायरोस्कोपिक बैलेंसिंग और एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन। क्या ये सिर्फ कल्पना थी, या इसके पीछे कोई खोई हुई उन्नत तकनीक थी? बहुत से शोधकर्ताओं, जिनमें नासा के लोग भी शामिल हैं, ने इस पर अध्ययन किया है। उन्होंने माना है कि वैमानिक शास्त्र में दिए गए कुछ अवधारणाएं सैद्धांतिक रूप से संभव हैं, लेकिन ऐसे विवरण 5000 साल पहले कैसे लिखे गए? हमने अपने इतिहास को कहानी समझकर छोड़ दिया, लेकिन दुनिया उस ज्ञान को विज्ञान के रूप में स्टडी कर रही है। भारत के मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं, एक उन्नत इंजीनियरिंग, ध्वनि विज्ञान, ऊर्जा भौतिकी और ब्रह्मांडीय समझ का प्रमाण है। शायद वक्त आ गया है कि हम अपने इतिहास से सीखें और दुनिया को बताएं कि सच्ची उन्नत सभ्यता क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इन्फो बाय केवी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।